इगतपुरी नाम के शहर में मयंक अपनी पत्नी रेवा के साथ रहता था। बचपन से ही मयंक अनाथ था। वो लोगों के घर को कलर कराने का काम करता था और उसी में अपना और अपनी पत्नी का गुजारा किया करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस कारण मयंक की पत्नी उससे हमेशा ही नाराज रहती थी। मयंक एक ईमानदार और बड़ा ही मेहनती इंसान था, साथ ही बड़ा दयालु इंसान था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता था और ये बात रेवा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह मयंक काम पर निकलता है। तभी रेवा मयंक से, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। काम से आते समय बाजार से कुछ सामान लेकर आना और आज 2 रोटी और चटनी ही दी है, वही समय पर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं आज ही कुछ पैसे एडवांस मांगता हूँ और लौटते समय कुछ सामान ले आऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन याद से लाना, नहीं तो शाम को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मयंक काम करने के लिए घर से निकल जाता है। अब वो अपना काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का मालिक उससे बात करने के लिए आ जाता है तो मयंक उससे, नमस्ते सर, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे भाई, 2 दिन के पहले ही तो तुमने 2000 रुपए लिए थे। अब काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। सर, 500 रुपए तो दे दीजिए। नहीं नहीं, अब सारा काम खत्म होने के बाद ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। अब मयंक रोटी खाने के लिए घर से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है। तभी मन ही मन, अब अगर मैं शाम के समय कुछ सामान लेकर नहीं गया तो रेवा तो आज बहुत बड़ा बवाल कर देगी। लेकिन आखिर उसका भी सही है, भूखे पेट सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ये रोटी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि रेवा रात के समय पेट भर तो खाना खा सके। कल का कल देख लेंगे। उसे झूठ बोल दूंगा कि मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था। मयंक सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं और साधु मयंक से, बेटे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? साधु के ऐसे कहते ही मयंक को उन पर दया आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे ही उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे देता है। ये लो बाबा, मेरे पास ये रोटी और चटनी है, आप यही बैठकर खा लीजिए। साधु खाना खाने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। खाना खाकर साधु मयंक से, बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैंने तुम्हारी रोटी तो खा ली, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं लोगों के घरों को कलर करने का काम करता हूँ। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे ही मेरा घर चल जाता है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ बाबा, और घर में मेरी पत्नी और मैं दोनों ही हैं। बेटे, उन पैसों में तुम्हारे घर का गुजारा तो होता है ना? साधु की बातें सुनकर मयंक दुखी मन से उनकी ओर देखने लगता है। तभी साधु, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान नजर आते हो। तुमने अपनी भूख के बारे में ना सोचकर मुझे खाना खिलाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक ये जादुई कढ़ाई दे रहा हूँ। तुम इस कढ़ाई से रात के समय जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जो भी पकवान तुम बनाना चाहते हो वो इसमें बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, इसे चूल्हे पर रखकर मन में उस पकवान के बारे में सोचना होगा। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी बेटा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु जाने के बाद मयंक वहीं पर वो कढ़ाई रख देता है और अपना काम पूरा करने लगता है। शाम के वक्त अपना काम पूरा कर मयंक उस कढ़ाई को लेकर अपने घर लौटता है। उसे देख रेवा, ये क्या, आप ये कढ़ाई क्यों लेकर आए हो? अरे मैंने खाने की चीजें लाने के लिए कहा था, अब क्या आज भी भूखे पेट ही रहना होगा? रेवा की बात पूरी होते ही मयंक रेवा को साधु की कही बात बताता है। वो बात सुनते ही रेवा गुस्से से वो कढ़ाई चूल्हे पर रख देती है। अच्छा, तो ये जादुई कढ़ाई है? अगर इस कढ़ाई को मैं सोने के सिक्के मांगू तो क्या यह कढ़ाई मुझे दे देगी? ऐसा कहकर वो गुस्से गुस्से में ही सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब वो मयंक को खाने में क्या बना कर दे। सोचते सोचते वो चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए जाती है तो कढ़ाई में सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती है और मयंक को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, सुनिए जी, देखिए तो, देखिए कैसा चमत्कार है ये। अरे ये तो सच में जादुई कढ़ाई है। रात को आपने देखा था ना, मैंने तो गुस्से से ही इसे चूल्हे पर रख दिया था। हाँ रेवा,
ये सचमुच की एक जादुई कढ़ाई है। हम इस कढ़ाई की सहायता से हमारे जैसे बहुत से अनाथ लोगों की सेवा कर सकते हैं। मुझे लगता है अनाथ होने के कारण हमने जो दिन बचपन में देखे हैं वो कोई ना देखे। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके बाद सब लोगों की मदद करेंगे। अब मयंक और रेवा जादुई कढ़ाई से पेट भर खाना और रहने के लिए एक साधारण सा घर मांगते हैं, क्योंकि भूख और झोपड़ी में ना सही जाने वाली ठंड, गर्मी और बारिश सब कुछ उन दोनों ने सहा था। अब वो बिना लालच के अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर, कपड़े, पढ़ाई करने के लिए किताबें और पेट भर कर खाना देते हैं और मेहनत भी करते हैं ताकि उनके मन में कभी भी आलस या फिर लालच ना आ पाए। उसी से उन दोनों को बहुत खुशी मिलती है। अब मयंक और रेवा की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें अनाथ बच्चों के रूप में कई सारे बच्चे मिल चुके थे जो इन दोनों को माता पिता कहते थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमारे साथ कोई चमत्कार हो या ना हो, हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमें हमारा कार्य करते ही रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास पैसे आने के बाद भी हमें हमारा कार्य करना चाहिए। सोनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अकेला ही रहता था। आस पड़ोस के लोग जो भी देते वही खाकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से श्याम अपनी जिंदगी दूसरे की दया पर जी रहा था। कुछ समय बीतने के बाद श्याम अब बड़ा हो गया था। लोग उसे खाने की लालच देकर उससे अपने काम करवाते थे। बदले में उसे बासी सब्जी और रोटी या फिर चटनी खिला देते थे। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते थे। अब ये शाम का हर रोज का था, लेकिन इस बार शाम को खाना खाए 3 दिन बीत चुके थे। पिछले 3 दिनों में उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। वो खाने के लिए सबके पास भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा था। भटकते भटकते शाम गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच से, सरपंच जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दीजिए सरपंच जी। अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल के रखा है क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। श्याम सरपंच जी की बातें सुनकर रोने लगा। रोते रोते सरपंच जी से, सरपंच जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपया मुझे कुछ भी खाने को दीजिए। मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। ये सारी बातें पास में बैठे रामू काका देख रहे थे। वो श्याम से, श्याम, बिना मेहनत की रोटी कभी नहीं मिलती। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामू काका बहुत ही बूढ़े थे। उन्होंने श्याम से कहा, मेरे घर की खिड़कियों में बहुत मिट्टी जमा हो चुकी है। घर भी बहुत गंदा हो गया है। तुम सब साफ सफाई कर दो, इसके बदले में तुम्हें रोटी दूंगा। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। श्याम तुरंत ही घर के अंदर गया और सारे काम करना शुरू कर दिया। रामू काका जो जो काम बताते गए वो सारे काम श्याम ने कर दिए। 3-4 घंटे बाद घर बिल्कुल चमकने लगा था, जैसे नया हो। सब काम खत्म होने के बाद श्याम काका के पास जाकर, चाचा, मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रामू काका की बातें सुनकर श्याम वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन रामू काका ने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये देख श्याम रामू काका से, मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो मुझे कहा था कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे रोटी देंगे। अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे रोटी तो दीजिए। अरे, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। तुम खुद मेरी मदद करने आए थे। ऐसा कहकर श्याम को वहाँ से रामू काका ने भगा दिया। श्याम रोने लगा और रोते रोते गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। चलते चलते श्याम मन ही मन, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये गांव पूरी तरह से लालची लोगों से भरा पड़ा है। किसी को भी किसी की कोई फिक्र नहीं है। श्याम चलते चलते गांव के हाईवे पर आ गया और एक ट्रक में बैठकर मुंबई शहर में आ गया। मुंबई शहर में आने के बाद श्याम दुकान के आगे बैठ गया। कुछ भी खाना ना खाने के कारण उसे अब चक्कर आने लगे थे। श्याम चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ से सविता नाम की एक भली औरत गुजर रही थी। उसने श्याम को गिरते हुए देख लिया तो उसके पास जाकर उसके मुंह पर पानी मारने लगी और उसे जगाने लगी। उठो बेटा, उठो उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो।
होश में आते ही श्याम, मौसी, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दो मौसी। शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आया होगा। क्या? लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है? श्याम सारी बीती बातें सविता को बताता है। सविता भी अकेली रहती थी। सविता का भी कोई सहारा नहीं था, तो सविता श्याम को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो लोगों के घर घर जाकर उनके काम कर देती थी और उसी में अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी मुंबई में खुद की एक छोटी सी खोली थी। घर जाने के बाद सविता श्याम से, श्याम बेटा, आज से मुझे ही तुम अपनी माँ समझना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही रहती हूँ। अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आज तुम्हारे कारण मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। सबसे पहले तो तुम पेट भर कर खाना खा लो। ये लो, आओ। श्याम पेट भर कर खाना खा लेता है। अब वो सविता के साथ ही उसके घर में रहने लगा। उसी को अपनी माँ समझने लगा। सविता भी अब मन में ठान लेती है कि वो श्याम को बहुत पढ़ाएगी और उसे बड़ा आदमी बनाएगी, क्योंकि उसने गरीबी की भूख के कारण ही अपने बेटे को खोया था। अब सविता श्याम की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है। श्याम को पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती और इसीलिए सविता ने अपने काम और बढ़ाए। श्याम भी बहुत होशियार था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्याम हमेशा स्कूल में अव्वल आने लगा। गांव के लोगों ने उसे सिखा दिया था कि गरीब की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, तो वो भी जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी जॉब मिल जाती है। ये देख सविता भी बहुत खुश है। जो भी कुछ बन पाया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो क्या पता मैं किस ओर पड़ा रहता, कहाँ होता। भूख से तड़प तड़प कर शायद मर ही जाता था। माँ, आज से मैं तुम्हारे रास्तों पर ही चलूंगा। मैं भूखे और अनाथ बच्चों की सेवा करूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज पढ़ लिख कर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मुझे लगता है अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए काम करेंगे। कुछ ही दिनों बाद श्याम ने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खुलवा दिया। उस ट्रस्ट में श्याम सारे जरूरतमंद बच्चों का खाने पीने का, साथ ही पढ़ाई का भी ख्याल रखने लगा। अब सभी हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर जीना आए तो। जिस तरह से इस कहानी में सविता ने एक अनाथ बच्चे को अपना समझकर पाला पोसा, उसे अच्छी परवरिश दी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी, तो उसने उसका फर्ज निभाते हुए कई और जिंदगियां खूबसूरत बनाई। कानपुर नाम के गांव में अनिल नाम का एक धनवान अपनी पत्नी करिश्मा और बेटी माया के साथ रहते थे। करिश्मा और उसकी बेटी माया को अपने धनवान होने का बहुत ही घमंड था। उसके घर में कामिनी नाम की औरत काम किया करती थी। जब भी छुट्टी होती, रमा अपनी माँ के साथ माया के घर काम करने के लिए आती थी। माया और रमा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब बारिश का मौसम खत्म होकर ठंड पड़ने लगी थी, तो एक दिन अनिल अपनी बेटी के लिए नए नए अलग अलग प्रकार के स्वेटर लेकर आता है और अपनी बेटी माया से, बेटी, तुमने जो स्वेटर सिलेक्ट करके रखे थे वो सब मैं लेकर आया हूँ। अब ठंड भी पड़ने लगी है, मेरी लाडली को स्कूल जाने के लिए अलग अलग स्वेटर भी तो चाहिए ना। तभी करिश्मा कमरे में आती है और अनिल, अरे सुनो करिश्मा, मैं माया के लिए नए स्वेटर लेकर आया हूँ, तो इसके जो पुराने स्वेटर है वो रमा को दे देना। कम से कम बेचारी ठंड में तो पहनेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? इतने अच्छे और महंगे स्वेटर रमा को दे दूं? अरे कोई जरूरत नहीं, अपनी माया ही पहनेगी। पागलों जैसी बातें मत करो। रमा माया की ही उम्र की है और मैं माया के लिए नए स्वेटर लाया हूँ ना। पुराने स्वेटर ऐसे ही रख दोगी तो वो छोटे हो जाएंगे, किसी के काम भी नहीं आएंगे। जिस बात की हमें जरूरत ना हो वो किसी को देने में हर्ज क्या है? ये बात मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। अब जाओ चुपचाप जाकर माया के पुराने स्वेटर कामिनी को दे दो। अभी ठंड पड़ रही है, वो स्वेटर रमा के काम आएंगे। करिश्मा ने माया के स्वेटर लाकर कामिनी को दे दिए। कामिनी उसे अपने घर लेकर चली जाती है और घर जाते ही रमा के हाथ में स्वेटर दे देती है। रमा उसको देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन रमा स्वेटर को पहनकर स्कूल में चली जाती है। जैसे ही रमा क्लासरूम में जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। रमा को बड़ा अजीब लगता है। वो सबसे, आप सब मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ अलग पहना है क्या? माया सबको चुप कराने का नाटक करते हुए, अरे अरे चुप करो सब लोग, रमा ने कुछ अलग तो नहीं पहना है। अरे ये तो मेरा पुराना स्वेटर है, पुराना।
अगर आपके पास भी पुराने ठंड के कुछ कपड़े हो तो रमा को दे देना, रमा उसे खुशी खुशी पहन लेगी। माया के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। इस बात से रमा को बहुत दुख होता है। वो माया से, माया ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तुमसे या तुम्हारे बाबा से तो स्वेटर नहीं मांगे थे ना। ये तो तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को दिया, और अगर मैं इसे पहनती हूँ तो कौन सी गलत बात है माया? जेब में पैसे तो नहीं है बेचारी के, और चली मुझे बातें सुनाने, हमारे कपड़ों पर पलने वाली। मेरी माँ ने दिया तो क्या तुम पहन ही लोगी? तुम्हें कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? मेरे कपड़े मेरे अलावा कोई पहने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें इतना ही स्वाभिमान है तो मेरा स्वेटर मुझे वापस कर दो। माया की सारी बातें सुनकर रमा बहुत दुखी हुई। उसी वक्त रमा ने माया को स्वेटर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। माया ने सभी बच्चों के सामने उस स्वेटर को कैंची से काट दिया। ये सब देखकर रमा को बहुत बुरा लगा। वो घर चली जाती है। घर जाकर रमा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। एक दिन ठंड के कारण रमा कांपने लगी। ये देखकर कामिनी को दुख हुआ। वो अपने पति से, अजी देखो तो अपनी रमा ठंड से कैसे कांप रही है। अब कल ही बाजार में जाकर उसे नया स्वेटर लाइए। कामिनी, स्वेटर लाने के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। हमारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे। महीने की आखिरी तारीख चल रही है। हम अपना घर ही जैसे तैसे चला रहे हैं। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि हम एक नया स्वेटर ला सके। ये भगवान न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। रमा बेटी, कुछ दिन ठहर जाओ। मैं पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर खरीद लाऊंगा। तब तक तुम इस चादर से काम चला लो। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं चादर ही लपेट लूंगी। दूसरे दिन सुबह कामिनी के साथ रमा माया के घर चली जाती है और वहाँ पर अपनी माँ की मदद कर रही थी। रमा ठंड के कारण बहुत कांप रही थी। उन्हें देख माया को बहुत हंसी आ रही थी। देखो तो माँ, ठंड से कैसे कांप रही है। अब आएगा असली मजा। इन्हें अब समझ आएगी इनकी औकात। हंसते हुए करिश्मा और माया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिल काम से घर लौटता है। घर आने के बाद अनिल की नजर रमा पर पड़ी और अनिल रमा से, रमा बिटिया, तुम्हें तो करिश्मा ने स्वेटर दिया था ना, तुमने वो क्यों नहीं पहना? कितनी ठंड है देखो, तुम्हें वो पहनना चाहिए बिटिया, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अनिल की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी अनिल रमा से पूछता है, अरे रमा बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? माया ने जो रमा के साथ किया वो सारी बातें रमा अनिल को बता देती है। अब अनिल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन, ये कभी नहीं सुधर सकते। एक दिन अनिल, करिश्मा और माया अपने ड्राइवर के साथ जंगल में चले जाते हैं और अनिल ड्राइवर से, ड्राइवर, तुम हमें यहाँ छोड़कर चले जाओ। जब मैं फोन करूँगा तुम तभी आना। ड्राइवर कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो जाती है। वो तीनों ठंड से कांपने लगे थे। अनिल ड्राइवर को फोन लगा रहा था। अरे यार, मोबाइल को तो सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा। अगर ड्राइवर को फोन नहीं लगा तो पूरी रात हमें यही बितानी पड़ेगी। क्या इस बुरी ठंड में रहना मुझसे नहीं होगा डैडी। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, उसमें ये मच्छर। तभी करिश्मा, ये ठंड, मच्छर, ये ड्राइवर को समझ नहीं आता क्या कि शाम हो रही है। अगर सांप ने फोन नहीं किया तो आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जाकर कहीं सोया पड़ा होगा। अब अनिल कुछ वहाँ की लकड़ियाँ जमा कर लेता है और अपने पास के लाइटर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियाँ ठंड के कारण जल ही नहीं पा रही थी। तो वो तीनों वही जमीन पर सो गए। ठंड के कारण कांप रहे थे, साथ ही मच्छर भी काट रहे थे। रात भर उनकी नींद ही नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह जब ड्राइवर कार लेकर वहाँ आ जाता है, तभी करिश्मा, आइए साहब, कहाँ मर गए थे कल रात? तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि हमें लाने के लिए आ जाना चाहिए? फोन नहीं आ रहा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जाकर देखना चाहिए। उसे कुछ भी मत कहना। मैंने ही उसे सुबह आने के लिए कहा था। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब समझ में आया तुम्हें ठंड में ठिठुरना क्या होता है? और माया, तूने जो रमा के साथ किया, क्या वो सही था? दूसरों के लाचारी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। तुम लोगों को मैंने कभी पैसों की कमी होने ही नहीं दी, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता है गरीब लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कभी सोचा है उनके बारे में? अपने हालात अच्छे हैं इसलिए अमेरिका घमंड करना छोड़ दो।
और सबसे अच्छा बर्ताव करना सीखो। अब अनिल की बातें सुनकर दोनों में काफी बदलाव आया। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर जाकर करिश्मा और माया ने कामिनी और रमा से माफी मांगी। तब से वो कामिनी और रमा के साथ अच्छे बर्ताव करने लगे, उनसे एक इंसान की तरह पेश आने लगे। माया ने रमा को अपना दूसरा वाला स्वेटर दे दिया और अब दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमसे कम पैसे कमाने वालों की कदर करनी चाहिए और तो और उनकी मदद भी करनी चाहिए।